नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवेरियन सिस्ट की जिसको हम तरल पदार्थ से भरी हुई थैली कहते हैं या फिर पानी से भरी हुई थैली कहते हैं कि जो स्पेशली ओवेरिस के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होती है, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज के लेक्चर में और सीखेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, फिर सीखेंगे उसके अलग अलग टाइप्स क्या है, सिम्टम्स क्या है, कोजेज वगैरह क्या है कि कौन से रीजन से ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जानेंगे कि कैसे उसका सही तरीके से निदान हो सकता है कि जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन है और कौन सी मेडिसिन वगैरह यूज होते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो ऐसे समझे कि आपको सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मर ओक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। तो ओवेरियन सिस्ट यानी कि ऐसे मेडिकल कंडीशंस की जिसके अंदर ओवेरिस के अंदर जो है वो स्पेशली एक सिस्ट बनती है और जिसको हम ऐसा कहते हैं कि एक पानी से भरी हुई थैली तैयार होती है या फिर एक तरल पदार्थ से भरी हुई थैली तैयार होती है और उसके कारण कुछ आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो है वो आपके ओवेरिस है और उसको हम प्रॉपर जूम करके देखें तो यहाँ पे जो आपको ये सब देखने को मिल रहा है कि तो ये सिस्ट बने हुए हैं, वो हम कह सकते हैं। और ये सिस्ट के अंदर स्पेशली जो होता है एक तरीके से तरल पदार्थ होता है कि जिसको हम फ्लूइड कहते हैं या फिर एक पानी जैसा एक कंटेंट होता है और उसके कारण क्या होता है कि एक सिस्ट जो है वहां पे तैयार होती है। तो ये एक भी हो सकती है या फिर मल्टीपल हो सकती है, एक साइड की ओवेरी में हो सकती है या फिर दोनों ओवेरीज के अंदर सिस्ट जो है वो तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये समझे कि ओवेरीज जो होती है उनका काम क्या है। तो महिलाओं के अंदर ओवेरीज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एग जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करना और साथ ही साथ उनको स्टोर करने का काम होता है। और ये जो एग जब रिलीज होते हैं कि वो पीरियड को हम ओवेल्यूशन पीरियड कहते हैं और ओवेल्यूशन पीरियड के दौरान एग जो है वो रिलीज होता है। तो ये जो ओवेरीज है वो आपके हॉर्मोन्स को भी प्रॉपर जो है वो कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, प्रेगनेंसी होता है, वो पीरियड को भी प्रॉपर कंट्रोल करने में ओवेरीज का जो है वो फंक्शन होता है। पर होता क्या है कि कुछ रीजन सर वहां पे सिस्ट जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो ओवेरीज की सबसे पहले आप नॉर्मल साइज समझ लो कि ये वाली जो आप ओवेरीज देख रहे हैं तो वो नॉर्मल साइज में है। तो उसकी साइज अराउंड होती है 2 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर जितनी होती है। तो जो आलमंड होता है, जो बादाम होती है, उसकी शेप की जो है वो ओवेरीज होती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। पर जब उसके अंदर सिस्ट बनती है तो उसकी साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो सिस्ट जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो एक होते हैं फंक्शनल सिस्ट, तो उसके दो टाइप पड़ते हैं, एक होते हैं फॉलिकुलर उसके अंदर और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। फिर जो नॉन फंक्शनल सिस्ट होते हैं उसको हम देखें तो पेरोवेरियन सिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेराटोमा करके एक टाइप बनता है उसका, हेमरेजिक सिस्ट होते हैं और एंडोमेट्रियोमा जो है। तो ये अलग अलग जो है वो नॉन फंक्शनल 4 प्रकार की है और फंक्शनल 2 प्रकार की सिस्ट जो है वो तैयार हो सकती है। तो यहाँ पे एक सिंपल एक कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं जो फंक्शनल सिस्ट का डेवलपमेंट का है। तो सबसे पहले क्या होता है, तो आपको ये पता है कि ओवेरिस का जो काम होता है वो होता है रिलीज करना एग को। पर ये जो एग होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकल्स के अंदर और ये जो फॉलिकल्स होते हैं आपके ओवेरिस के अंदर होते हैं। अब क्या होता है, ये फॉलिकल्स के अंदर एक फ्लूइड होता है कि जिसको हम आगे भी जैसे हमने कहा कि एक तरल पदार्थ है, वो ये फॉलिकल्स के अंदर होता है और ये जो फ्लूइड होता है वो स्पेशली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एग्स को। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो अब तक का ये प्रॉपर नॉर्मल है। पर आगे अब आप समझो तो क्या होता है कि ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और रिलीज करते हैं एग को और ये पीरियड होता है आपका ओवेल्यूशन पीरियड। तो ओवेल्यूशन पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं कि जो एग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास एक तरल पदार्थ है कि जिसको हम फ्लूइड कहते हैं और वो ओवेल्यूशन पीरियड के दौरान जो है वो ब्रेक होते हैं और एग को रिलीज करते हैं। पर कुछ रीजन सर क्या होता है कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते और वो जो है वो ब्रेक नहीं होते, वो टूटते ही नहीं है। अब वो नहीं टूटेंगे तो एग जो है वो रिलीज नहीं होते और धीरे धीरे उसके साइज जो है वो
बढ़ने लगती हैं। तो वो फिर जो फॉलिकल्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिस्ट के अंदर, बिकॉज उनका जो रप्चर होना था, उनको ब्रेक डाउन होना था, वो टाइम पे नहीं होते और उसके काफ़ी सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसी तरह से हेमरेजिक सिस्ट भी डेवलप होती है, कि स्पेशली क्या होता है कि हेमरेजिक जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो ओवेल्यूशंस के दौरान जो है वो तैयार होती है, और जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो वो फॉलिकल्स क्या होते हैं, ब्लीड होते हैं, और उसके कारण वहां पे जो है वो एक सिस्ट जो है वो तैयार हो जाती है। तो सिंपली हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे ही एग रिलीज होता है तो उसके बाद जो फॉलिकल्स होते हैं वो एक सिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये सिस्ट को हम कहते हैं हेमरेजिक सिस्ट। तो ये फंक्शनल सिस्ट होते हैं, और नॉन फंक्शनल सिस्ट भी बहुत सारे अलग अलग रीजंस के थ्रू वहां पे जो है वो तैयार होती है। तो मेजोरिटी जितनी जो अलग अलग सिस्ट होती है और वो हार्मलेस होती है, मतलब कि उनसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, पर कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं कि जब ये सिस्ट जो है वो फट जाती हैं। तो कुछ ऐसे रीजंस भी बनते हैं कि इसके कारण जो ये जो सिस्ट होती है उसका रप्चर होता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और उसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और अलग अलग सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि पहला सिम्टम हम देखें तो पेल्विक एरिया के अंदर जो है वो पेन होता है। तो सिस्ट का रप्चर होना या फिर उसका डेवलप होना, उसकी साइज वगैरह इंक्रीज होते रहना, तो उसके कारण ये एक सिम्टम डेवलप होता है। फिर सेकंड सिम्टम ऐसा है कि असिम्टोमेटिक, मतलब कि कोई सिम्टम से देखने को नहीं मिलते, कि सिस्ट डेवलप हो रही है, चाहे उसकी साइज वगैरह थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है, फिर भी जो फीमेल है उसको पता ही नहीं चलता। तो ये एक असिम्टोमेटिक कंडीशंस भी डेवलप होती है इसके अंदर। तीसरा एक सिम्टम देखें तो आपको एब्डोमिनल एरिया के अंदर काफ़ी फुलनेस या फिर हैवीनेस जैसा फील होता है, कि जैसे आपका स्टमक फुल है, ऐसा आप फील करते हैं अगर आपको ओवेरियन सिस्ट वगैरह है। फिर चौथा क्या होता है कि फीलिंग होता है ब्लोटिंग जैसा, या फिर ब्लोटेड स्टमक है, कि जैसे पेट में गैस जमा हुई है, पेट फूल रहा है, ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है। फिर पेनफुल इंटरकोर्स का एक प्रॉब्लम होता है, कि पेन एंड डिस्कम्फर्ट वगैरह आप फील करते हैं इंटरकोर्स के दौरान। फिर इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स या फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, और एक यही से आपको पता चलता है कि आपके पीरियड्स डिले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले होते रहते हैं, या फिर पीरियड्स नहीं आते, 2 महीना हो जाता है, 3 महीना हो जाता है, तो फिर आप प्रॉपर एक डायग्नोसिस कराते हैं, और उस वक्त कई बार रीज़न पता चलता है कि आपको ओवेरियन सिस्ट है। फिर मेनोरेजिया भी देखने को मिलता है, मतलब कि हैवी पीरियड्स की कंडीशन, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द रहता है। तो अगर ये भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत आपको अच्छे से डायग्नोसिस करवाना चाहिए। फिर आठवां एक रीज़न बनता है या फिर एक सिम्टम बनता है यहाँ पे वेट गेन का, कि पेशेंट का जो वेट है वो इंक्रीज होता है, तो ये एक सिम्टम डेवलप होता है। फिर कई बार जो हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है आपके चेहरे के ऊपर, तो ये जो देखो कि लिप्स के ऊपर के साइड या फिर आपके जो गाल वगैरह है उसके आसपास जो है वो हेयर डेवलप होने लगते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम हिरसुटिज्म भी कहते हैं। और 10वां सिम्टम हम देखें तो वो है नोजिया वॉमिटिंग, कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको वॉमिट जैसी हो जाएगी, या फिर जी घबराता है। तो ऐसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि अगर किसी को ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेवलप हो रही है। अब समझना जरूरी है सबसे पहले उसकी साइज के बारे में। तो ओवेरियन सिस्ट जो होती है उसकी साइज जो है वो 3 सेंटीमीटर से कम हो सकती है, कि मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 ऐसे साइज है, या फिर साइज उसकी ज्यादा भी बढ़ सकती है, जैसे कि 5, 6 या 7 सेंटीमीटर, या फिर उससे भी ज्यादा साइज जो है वो ओवेरियन सिस्ट की जो है वो बन सकती है। तो साइज के बेसिस के ऊपर हम उसका रिस्क समझते हैं। तो मान लो कि उसकी जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर या फिर उससे कम साइज की सिस्ट है, कि मान लो 1 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर, या फिर उससे भी काफी कम साइज की सिस्ट है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, और ये जो है वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाती है समय के साथ। और जस्ट आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना होता है डायग्नोसिस के लिए, कि जिससे आपको पता चले कि सिस्ट की साइज बढ़ तो नहीं रही है, और मोस्टली इसके कोई सिम्टम्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। पर सेकंड कंडीशन कि अब सिस्ट की थोड़ी बहुत साइज बढ़ रही है, कि वो 3 से 5 सेंटीमीटर की हो रही है, तो भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ये भी जो है वो डिजोल्व हो सकती है। पर आपको प्रॉपर इसके ऊपर वॉच रखना होता है, रेगुलरली फॉलोअप्स आपको लेने होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना होता है, और अल्ट्रासाउंड स्कैन जरूर से कराना होता है, कि जिससे
आपको पता चले कि उसकी साइज बढ़ रही है या फिर साइज कम हो रही है। पर अब अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर साइज और ज़्यादा बढ़ रही है, 5 से 7 सेंटीमीटर जितनी उसकी साइज अब हो रही है सिस्ट की, तो उसके लिए आपको फॉलोअप लेना जरूरी है। और पेन भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर साइज 5 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा बढ़ रही है तो अब दर्द वगैरह आपको होने लगेगा, और इसको रिमूव करने की या फिर मेडिसिन से उसको डिजोल्व कराने की ज़रूरत पड़ती है। और चौथा कि अगर उसकी साइज 7 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको फॉलोअप्स जो है वो प्रॉपर लेने हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन रेगुलर करवाते रहना है। ज़रूरत पड़े तो MRI और CT स्कैन भी ऐसे कंडीशन में कराई जाती है कि जिससे एक नेचर पता चले कि किस टाइप की सिस्ट है, कि कैंसरस सिस्ट बन रही है या फिर नॉन कैंसरस है। तो इस तरह से उसके साइज के बेसिस के ऊपर आप उसका रिस्क जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब समझते हैं रीजंस के बारे में। तो पहला रीजन एक ये है कि एबनॉर्मल सेल रिप्रोडक्शन जो होता है, कि आपके जो सेल है ओवेरिस के रीजन के, उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है, एबनॉर्मल उनका रिप्रोडक्शन होने लग रहा है, तो उसके कारण भी वहां पे सिस्ट डेवलप हो सकती है, कि जिसको हम नॉन फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट के अंदर खासकर इंक्लूड करते हैं। फिर सेकंड रीजन बनता है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी सिस्ट बन सकते हैं आपके ओवेरिस के अंदर। फिर तीसरा रीजन हम देखें तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज की, जिसको हम PID कहते हैं। तो PID के कारण भी या फिर उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें भी एक देखने को मिलता है कि ओवेरिस के अंदर जो है वो सिस्ट जो है वो डेवलप होती है, और वो कई बार पॉलीसिस्टिक ओवेरी भी बनती है, पर कई बार ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाती है या फिर उसकी साइज जो है वो कई बार बढ़ने लगती है। तो रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराना इसमें जरूरी बनता है। चौथा रीजन हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, कि जब आपके हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहे, हार्मोनल इम्बैलेंस है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उनका इम्बैलेंस हो गया है, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब समझते हैं उसके डायग्नोसिस के। तो सबसे पहले डायग्नोसिस होता है पेल्विक एग्जामिनेशन से, कि जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करते हैं तो वो अच्छे से पहले पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है वो कराया जाता है, फिर MRI या फिर CT स्कैन का एक ऑप्शन बनता है कि जिससे प्रॉपर एक रीजन पता चलता है, या फिर ओवेरियन सिस्ट की साइज वगैरह कितनी है, उसका नेचर कैसा है वो पता चलता है। फिर लैप्रोस्कोपी का एक ऑप्शन बनता है, और रेगुलर जो आपको फॉलोअप्स लेना काफी जरूरी है उसके निदान के लिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब आप अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाते हैं तो उसमें प्रॉपर देखने को मिलता है कि साइज कितनी है ओवेरी की, सिस्ट कितनी डेवलप हो रही है। तो प्रॉपर यहाँ पे पता चलता है कि ओवेरियन सिस्ट किस तरह से डेवलप हो रही है। उसी तरह से MRI भी किया जा सकता है, इससे भी प्रॉपर साइज शेप वगैरह उसका पता चलता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको वेट करना रहता है, कि जिसको वॉचफुल वेटिंग कहा जाता है। कि वॉचफुल वेटिंग इसलिए कि आपको रेगुलर जो है वो फॉलोअप्स लेने हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते रहना है, और ध्यान रखते रहना है कि आपके साइज जो ओवेरीज है उसकी साइज तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। फिर जो सिस्ट के लिए मेडिकेशंस आते हैं, ये एक दूसरा ऑप्शन बनता है। और तीसरा ऑप्शन बनता है ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी का, कि जिसके अंदर लैप्रोस्कोपी या फिर लैप्रोटोमी के ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि वॉचफुल वेटिंग इसलिए बिकॉज ये जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकती है, तो इसलिए आपको प्रॉपर वेट करना होता है, रेगुलरली अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते रहना है, कि जिससे जो आपको पता चले। फिर ओवेरियन सिस्ट के मेडिकेशंस के लिए खासकर बर्थ कंट्रोल पिल्स ही प्रिस्क्राइब की जाती है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको प्रॉपर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग टू सजेस्ट करते हैं कि आपको ओवेरियन सिस्ट के लिए कौन से बर्थ कंट्रोल पिल लेने के, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कहते हैं। तो ये एक ऑप्शन रहता है ट्रीटमेंट के अंदर। फिर अब होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी और असरदार साबित होती है ये प्रॉब्लम के अंदर। तो यहाँ पे एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख रहे हैं, LN-A19 ओवेरियन सिस्ट के ड्रॉप्स आते हैं। तो ये ड्रॉप्स भी काफ़ी यूजफुल साबित होते हैं ओवेरियन सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको लेना कैसे, लेने का तरीका आप समझ लो। सबसे पहले तो आपको लेने हैं 50 ड्रॉप जितने मेडिकेशन जो है वो खासकर लेनी होती है, हाफ कप जितने पानी में, और डेली 4 बार आपको ये लेना होता है, और ये 4 दिन के लिए ये इस तरह का कोर्स है। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं लेना, तो पहले 4 दिन जो है उस दौरान 50 जितने ड्रॉप्स लेने हैं, हाफ कप जितने पानी में,
और दिन में 4 बार। अब ये 4 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद क्या करना है, ड्रॉप्स कम कर देने हैं, 50 के बजाय 30 जितने ड्रॉप्स लेने हैं और वो अब दिन में 3 बार लेने हैं। तो वो फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ड्रॉप्स लिए जाते हैं LN-A19 ओवेरियन सिस्ट के। फिर दूसरा ऑप्शन बनता है SBL के अंदर कि जो ओवेरिनम 30CH करके ड्रॉप्स आते हैं। तो ये ड्रॉप्स को कैसे लेना है वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 जितने ड्रॉप्स लेने होते हैं हाफ कप जितने पानी के अंदर, और वो जो है वो आपको दिन में 3 बार जो है वो लेने हैं। फिर ध्यान ये रखना है कि जब ये आप ड्रॉप्स लेते हैं तो उससे 15 या 30 मिनट पहले या फिर उसके 15 या 30 मिनट बाद आप कुछ भी खाना ना खाएं। मतलब कि ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ये ड्रॉप्स ले रहे हैं तो उसके 30 मिनट पहले या फिर 30 मिनट बाद आपको कुछ भी खाना जो है वो नहीं खाना है। फिर आगे ऑप्शन बनता है कि पेन के लिए। तो जब किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है ओवेरियन सिस्ट के कारण, तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल पेशेंट ले सकता है, आइबुप्रोफेन ले सकता है, या फिर कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो आप ले सकते हैं दर्द वगैरह को कम करने के लिए। तो अब बात करते हैं आगे ट्रीटमेंट की सर्जरीज के अंदर। तो ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी में जैसे मैंने आपको बताया कि लेप्रोस्कोपी का एक ऑप्शन बनता है कि लेप्रोस्कोप को यूज़ करके प्रॉपर एक सर्जरी की जाती है कि जिसके थ्रू जो है वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन बनता है लेप्रोटोमी सर्जरी का कि जिसके थ्रू एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है कि जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो अब कुछ अच्छे से एडवाइस आप समझ लेते। तो जब भी पेशेंट का डायग्नोस होता है ओवेरियन सिस्ट, उसको रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए कि महीने में या फिर 2 महीने में एक बार आप अल्ट्रासाउंड स्कैन कराओ या फिर 3 महीने में एक बार अल्ट्रासाउंड स्कैन कराओ। सेकंड, रेगुलर फॉलोअप्स लेना जरूरी है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलर जो है आपको विजिट करना है कि जिससे ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े, बिकॉज उसके कारण एक रिस्क रहता है इनफर्टिलिटी का, या फिर ये जो सिस्ट है वो कैंसरस सिस्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो इस तरह से अगर प्रॉपर आप ध्यान रखोगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो कभी भी ये इस चीज को आप इग्नोर ना करें, रेगुलर जो उसके फॉलोअप्स लीजिए और प्रॉपर जो वो मेडिकेशंस या फिर आप एडवाइस ले सकते हैं कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसे समझो कि आपको डिटेल में सीखना है तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।